नमस्ते। हम पढ़ रहे थे विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था विश्व जनसंख्या के प्रतिरूप के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में। मैंने पहले भी बताया था आपको कि वितरण संबंधित जब भी चर्चाएं आती हैं तो वितरण से पहले जो शब्द आता है उसके वितरण का अध्ययन किया जाता है। जैसे जनसंख्या वितरण, हम इस अध्याय में जनसंख्या के बंटवारे या फैलाव संबंधित अध्ययन करेंगे और वो भी विश्व स्तरीय। जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं मैं आपको कि भूगोल विषय को समझने के लिए भूगोल के विद्यार्थी की मानचित्र पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। साथ साथ सामान्य सी बात है, दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। जिस विद्यार्थी को दिशा संबंधित ज्ञान है या जिस विद्यार्थी की मानचित्र पर पकड़ है, निसंदेह ही उसको भूगोल विषय आसानी से समझ में आता है। हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में कि विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसे पाया जाता है, अर्थात कहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है और कहां जनसंख्या कम पाई जाती है, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो विश्व जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से संपूर्ण विश्व को मोटे रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है सघन जनसंख्या के प्रदेश, यानी वो प्रदेश जहां जनसंख्या सघन पाई जाती है। सघन जनसंख्या के प्रदेश वे प्रदेश हैं जहां बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। वो चाहे उसके पीछे चाहे राजनीतिक कारण हो या फिर आर्थिक कारण हो या सुरक्षात्मक कारण हो, वो एक बाद की बात है। सघन जनसंख्या के जो प्रदेश हैं इनको मोटे रूप से 5 उप विभागों में फिर से बांटा गया है। प्रथम है पूर्वी एशिया। प्रथम कौन सा है? पूर्वी एशिया। ध्यान दें, ये विश्व का मानचित्र है। किसका मानचित्र है? विश्व का मानचित्र है। इसमें मोटे रूप से महाद्वीपों को दर्शाया गया है। यह है एशिया और यह है यूरोप। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाली पर्वतमाला, उसका नाम है यूराल। कैस्पियन सागर, काला सागर और फिर यह भूमध्य सागर। इसके इधर यूरोप है और इधर क्या है? एशिया। हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या के वितरण के बारे में। पूर्वी एशिया, ध्यान दें, ये हम केंद्र मान लेते हैं। केंद्र मानने के बाद में इसको 4 दिशाओं में बांट लेते हैं एशिया को। तो ये दिशा हो गई उत्तर और ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण। ये दिशा कौन सी होगी? पूर्व। और ये कौन सी होगी? पश्चिम। दिशा हो गई। दिशा के अनुसार बैठ रखा है पूर्वी एशिया। कौन सा एशिया? पूर्वी एशिया। देखो, ये भारत और यहां है चीन। यहां है हांगकांग। यहां है द्वीप एक छोटा सा ताइवान। ताइवान, उसके ऊपर है कोरिया, दक्षिणी कोरिया। फिर आ जाता है जापान। ये पूर्वी एशिया के सघन बसे हुए देश हैं। फिर से सुन लें, पूर्वी एशिया में एशिया के पूर्वी राष्ट्र आ जाते हैं। ठीक है, पूर्वी राष्ट्र कौन कौन से हैं? चीन, हांगकांग, ताइवान, दक्षिणी कोरिया और जापान। दूसरा उप विभाग है इसका दक्षिणी एशिया। एशिया का ये पूर्वी भाग, अब एशिया का कौन सा भाग हो जाएगा? दक्षिणी। दक्षिण में यहां है, देखो, ये तो है पाकिस्तान, ये हमारा राष्ट्र भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका।
दक्षिणी एशिया में कौन कौन से राष्ट्र आ जाते हैं? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, पढ़ रहे हैं हम सघन जनसंख्या के प्रदेश। पूर्वी एशिया हमने पढ़ लिया, दक्षिणी एशिया भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद में है दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये जो दिशा है, ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण में भी है ये और पूर्व में भी, यानी बीच में है, तो ये होगी दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन से राष्ट्र आ जाते हैं? ये वाले राष्ट्र आ जाते हैं सारे। ये वाले राष्ट्र कौन कौन से हैं सुन ले आप? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि राष्ट्र आते हैं। यानी संपूर्ण बचे हुए दक्षिणी और पूर्वी एशियाई देश आ जाते हैं। यहां सघन जनसंख्या पाई जाती है। और उसके बाद आता है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ये हो गया यूरोप, इसका ये भाग पश्चिमी हो गया, ये भाग कौन सा हो गया? उत्तरी हो गया। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी और पश्चिमी यूरोप, उत्तरी और पश्चिमी यूरोप। कई बच्चे कहते हैं हमें कि सर इसको पश्चिमी उत्तरी भी कह सकते हैं। नहीं, पहले आधार दिशा बताई जाती है। अगर उत्तर में है तो पहले उत्तर और दक्षिण में है तो पहले दक्षिण, यानी उत्तरी पश्चिमी यूरोप। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में कौन कौन से राष्ट्र आ जाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इटली। ये जो राष्ट्र हैं वो यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित होने के कारण उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्रों में इसको सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में आता है पांचवा उपभाग आता है पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ये है उत्तरी अमेरिका, इसका ये पूर्वी भाग है, ये वाला पूर्वी भाग, ये वाला। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो कनाडा का, ये वाला है कनाडा, और ये वाला है यूएसए। ये तो है यूएसए और ये कौन सा है? कनाडा। अर्थात इसमें कनाडा का दक्षिण और यूएसए का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। ये थे विश्व के सघन जनसंख्या के प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। इन प्रदेशों में मानव अधिवास के लिए सामान्य दशाएं पाई जाती हैं। मानव अधिवास के लिए सामान्य दशाएं पाई जाती है, परंतु फिर भी आर्थिक और राजनीतिक कारणों से प्रभावित होकर वहां मनुष्य ने प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित किया है और वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। आर्थिक कारणों की हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में यहां है एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत का दक्षिणी क्षेत्र यहां, ये राष्ट्र है चिली। फिर से सुन ले, दक्षिणी अमेरिका में स्थित राष्ट्र चिली में मानव निवास के लिए प्रतिकूल दशाएं पाई जाती हैं, लेकिन यहां कुछ क्षेत्रों से तांबा प्राप्त होता है, अर्थात खनन कार्य होता है, और रोजगार के लिए यहाँ लोग बाग रहते हैं। इसीलिए दक्षिण अमेरिका में स्थित राष्ट्र चिली के चुकार्ड और कांटा नगर सघन जनसंख्या के क्या हैं? केंद्र हैं। सघन जनसंख्या के क्या हैं? केंद्र हैं। इसी तरह कनाडा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये वाला है कनाडा। कनाडा में स्थित यूरेनियम नगर, कनाडा में यूरेनियम नगर, अर्थात वहां यूरेनियम प्राप्त होती है, वहां यूरेनियम का खनन होता है, इसीलिए वहां अधिक जनसंख्या निवास करती है। कहां? यूरेनियम नगर में। ठीक इसी तरह एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं।
ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानें पाई जाती हैं, इसीलिए वहां सघन जनसंख्या निवास करती है। इसी तरह से अफ्रीका में यहां है इथोपिया। क्या है? इथोपिया। इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, जो राजनीतिक कारणों से सघन जनसंख्या के क्या है? केंद्र है। ये थे सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। सघन जनसंख्या के पढ़ लिए हमने, सामान्य जनसंख्या के पढ़ लिए। इसके बाद में पढ़ेंगे हम विरल जनसंख्या के प्रदेश, यानी विश्व में विरल जनसंख्या कहां पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व के 70% भूभाग है। कितने प्रतिशत भूभाग है? 70% भूभाग है। लेकिन यहां जनसंख्या कितनी निवास करती है? मात्र विश्व की 5% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 5% जनसंख्या निवास करती है यहाँ। इन क्षेत्रों की स्थिति उच्चावच व जलवायु विरल जनसंख्या के प्रदेश पढ़ रहे हैं हम। कहता है इन क्षेत्रों की स्थिति उच्चावच व जलवायु, स्थिति अच्छी नहीं है किसके लिए? मानव अधिवास के लिए। उच्चावच धरातल अच्छा नहीं है किसके लिए? मानव अधिवास के लिए। जलवायु स्वास्थ्यप्रद नहीं है किसके लिए? मानव अधिवास के लिए। इसी कारण यहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। अब चौथा आता है आपका अति न्यून जनसंख्या के केंद्र। कौन से क्षेत्र आते हैं? अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र। इन क्षेत्रों में अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है, यानी बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, जिसका मुख्य कारण यहाँ का धरातल और जलवायु है। इसके अंतर्गत आते हैं अति शीत व उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है। अति शीत व उष्ण, ये जो शीत है ना, ये मरुस्थल दो तरह के होते हैं भाई। अधिकांश बच्चों की धारणा है कि मरुस्थल का मतलब वहां बालू मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थल का तात्पर्य ये होता है बेटा बालू मिट्टी नहीं, अपितु वनस्पति विहीन क्षेत्र जहाँ जलवायु संबंधित कठोरताएं पाई जाती हैं, या तो तापमान बहुत अधिक रहता है या तापमान बहुत कम रहता है, वो क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्रों की परिभाषा में बताया गया है कि मरुस्थलीय क्षेत्र वो प्रदेश हैं जहां वनस्पति नहीं पाई जाती, वर्षा नहीं होती। दो तरह के होते हैं मरुस्थल, एक तो होता है उष्ण और एक होता है शीत। शीत ठंडे प्रदेशों के क्षेत्र हैं जहां बर्फ जमी रहती है, वनस्पति नहीं पाई जाती है। उष्ण गर्म प्रदेश हैं, यानी गर्म मरुस्थलीय प्रदेश हैं। ये तो शीत मरुस्थलीय प्रदेश हो गए, और ये कौन से हो गए? जैसे सहारा है, जैसे थार का मरुस्थल है, ये कैसे हैं? उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है, अर्थात इन क्षेत्रों में जनसंख्या नहीं पाई जाती है। इसके अलावा उच्च धरातलीय क्षेत्र, हमने पढ़ा था जनसंख्या वितरण में कि समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, 500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। अति ऊंचे प्रदेश ये वाले पहाड़ी क्षेत्र आ जाते हैं इसके अंतर्गत, और वहां जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे देख लें आप, ये यूराल पर्वत है, ठीक है ना, इसके बाद में ये रॉकी पर्वत है, ये एंडीज पर्वत है। हाँ, वो एक अलग बात है, एंडीज जो पर्वत है उसका चुकाड़ और कांटा जो क्षेत्र हैं वो खनन के कारण घने बसे हुए क्षेत्र हैं, यानी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, वो भी सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें? अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा भूमध्य रेखीय घने वन्य क्षेत्र, ये भूमध्य रेखा है, यहां हर दिन दोपहर बाद वर्षा होती है, सघन वन पाए जाते हैं, और इन क्षेत्रों में जनसंख्या है वो नहीं पाई जाती है। ये था जनसंख्या का वितरण। फिर से सुन लें, विश्व जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ रहे हैं हम। विश्व जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से संपूर्ण विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। सघन जनसंख्या के प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ जनसंख्या सघन पाई जाती है, इसको अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। पूर्वी एशियाई क्षेत्र, यानी एशिया का पूर्वी क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। चीन, हांगकांग, ताइवान और जापान।
दक्षिण एशिया में सम्मिलित किया जाता है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, दक्षिण और पूर्व को छोड़कर के शेष जो बसते हैं, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस वगैरह वगैरह राष्ट्र इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ये आ गया यूरोप, और यूरोप का ये कौन सा क्षेत्र आ गया, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र आ गया। इसके अंतर्गत बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि राष्ट्र सम्मिलित किए जाते हैं। पूर्वी उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी पूर्वी कनाडा और पूर्वी यूएसए को सम्मिलित किया जाता है। सामान्य जनसंख्या घनत्व के प्रदेश, ये वो प्रदेश हैं जहां मानव निवास के लिए सामान्य दशाएं पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी वहां आर्थिक और राजनीतिक कारणों से प्रभावित होकर के मनुष्य ने प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित किया है, अर्थात वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया सामान्य जनसंख्या के प्रदेश के अंतर्गत उदाहरण दिया था मैंने आपको चिल्ली का, जहां तांबा उत्पन्न होता है, जिसके कारण चुकाड़ और कांटा क्षेत्र में सघन जनसंख्या के क्या है, केंद्र है। मैंने आपको बताया था इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया है, वहां सोने की खानें हैं, वहां खनन कार्य होने के कारण लोगों को रोजगार मिलता है, अर्थात अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसी तरह से कनाडा का यूरेनियम नगर, ये जो कनाडा है यहाँ यूरेनियम प्राप्त होती है और वहां अधिक जनसंख्या निवास करती है। ये तो था आर्थिक कारण। और राजनीतिक कारणों से प्रभावित होकर के मैंने आपको बताया था अफ्रीका में स्थित इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा राजनीतिक कारणों से सघन बसे हुए क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। विरल जनसंख्या के प्रदेश, विश्व में ये अधिकांश क्षेत्र है, यहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ का उच्चावच, यहाँ की स्थिति और यहाँ की जलवायु मानव निवास के लिए अनुकूल नहीं है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, विरल निवास करती है। अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र, अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र हैं, ये वो क्षेत्र हैं या तो वहां की जो जलवायु है ना वो बहुत ही कठोर है, या तो बहुत अधिक तापमान रहता है या बहुत कम तापमान रहता है। वहां शीत मरुस्थल, बहुत अधिक तापमान रहता है, वहां उष्ण मरुस्थल, अर्थात अति उष्ण और शीत मरुस्थलीय क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा उच्च धरातलीय क्षेत्र या उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वो भी सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ जनसंख्या न्यून पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। इसके अलावा भूमध्य रेखीय घने वर्षा वाले वन, यहाँ है जनसंख्या अति न्यून पाई जाती है। ये था जनसंख्या का वितरण। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है विश्वव्यापी कारक, यानी अवस्थिति। किसी राष्ट्र की अवस्थिति क्या है? देखिए, मोटे रूप से 3 कटिबंध होते हैं, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। उष्ण बहुत अधिक तापमान रहता है, शीत बहुत कम तापमान रहता है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वो मानव अधिवास के लिए अनुकूल है, इसीलिए वहां अधिक जनसंख्या निवास करती है, अर्थात विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करती है। जलवायु दशाएं, जलवायु वहां की मानव के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल? अगर अनुकूल है तो वहां अधिक जनसंख्या निवास करेगी, प्रतिकूल है वहां कम निवास करेगी। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है ना, स्वास्थ्यप्रद जलवायु होने के कारण सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। धरातल, जिन क्षेत्रों का धरातल समतल है वहां अधिक जनसंख्या निवास करेगी, असमतल है वहां कम जनसंख्या निवास करेगी। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से औसतन 500 मीटर की ऊंचाई तक जनसंख्या अधिक निवास करती है, उसके बाद में जनसंख्या कम निवास करती है। तो विश्वव्यापी कारक। इसके बाद में कुछ प्रादेशिक कारक हैं। भूमि की बनावट कैसी है ना, धरातल की बनावट कैसी है? अगर बनावट अनुकूल है तो वहां अधिक जनसंख्या निवास करती है, अन्यथा जनसंख्या कम निवास करती है। जलापूर्ति, पीने के लिए या सिंचाई के लिए, उद्योगों के लिए पर्याप्त जल है कि नहीं? जिन क्षेत्रों में पर्याप्त जल पाया जाता है वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है, इसके विपरीत जनसंख्या कम निवास करती है। मिट्टी, जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहां अधिक जनसंख्या निवास करती है, इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी नहीं पाई जाती वहां जनसंख्या कम निवास करती है। खनन क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं, वहां उद्योग आकर्षित होते हैं,
और उद्योगों में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसलिए रोजगार की चाह में वहाँ लोग बाग रहने लग जाते हैं और वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। अर्थात जिन क्षेत्रों में खनन कार्य होता है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। शक्ति के संसाधन पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है शक्ति के साधन। जहाँ पर्याप्त जल विद्युत जहाँ पर्याप्त शक्ति या ऊर्जा के स्रोत हैं वहाँ उद्योग आकर्षित होते हैं, और उद्योग आकर्षित होते हैं तो लोगों को रोजगार के अवसरों का सर्जन होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, इसीलिए लोग वहाँ अधिक निवास करते हैं। आर्थिक कारक यानी आर्थिक अवस्था क्या है, अगर वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो निसंदेह वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और आर्थिक रूप से संपन्न है तो वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। उन्नति का स्तर क्या है, अगर उन्नति का स्तर निम्न है तो जनसंख्या अधिक, उच्च है तो जनसंख्या कम पाई जाती है। राजनीतिक स्थिरता, जिन राष्ट्रों में राजनीतिक अस्थिरताएं पाई जाती हैं वहां जनसंख्या कम पाई जाती है, और जहां राजनीतिक स्थिरता पाई जाती है, शांति पाई जाती है, वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। मनोवैज्ञानिक कारणों से प्रभावित होकर के कुछ एक लोग हैं वो विशेष क्षेत्रों में रहते हैं, तो मनोवैज्ञानिक कारण है वो भी प्रभावित करता है। परिवहन के साधन है, जिन क्षेत्रों में पर्याप्त परिवहन के साधन है वहां अधिक जनसंख्या निवास करती है, इसके विपरीत जनसंख्या कम निवास करती है। व्यापारिक केंद्र है तो वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है, इसके विपरीत जनसंख्या कम निवास करती है। यथा सांस्कृतिक कारक और सामूहिक कारकों में किसको सम्मिलित किया जाता है, अनुकूल वातावरण है, क्या वहां का वातावरण मानव निवास के लिए अनुकूल है सामाजिक दृष्टि से, तो वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है, इसके विपरीत जनसंख्या कम निवास करती है। पारस्परिक निर्भरता, क्या व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर हैं, अगर हैं तो वहां जनसंख्या अधिक निवास करेगी, और निर्भर नहीं है तो जनसंख्या कम निवास करेगी। धर्म, धार्मिक कारक है वो भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अदृश्य शक्ति की कल्पना करता है मनुष्य, और जहां अदृश्य शक्ति के लिए वो धार्मिक स्थल है, पूजा स्थल है, वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है, इसके विपरीत जनसंख्या कम निवास करती है। सामाजिक संरचना, अपने ही समाज के लोगों में विरल रूप से वितरित जो लोग हैं वो सकेंद्रित होना चाहते हैं, इसीलिए वो सघन जनसंख्या के केंद्र बन जाते हैं। सामाजिक मान्यताएं, ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। जैसे चीन के जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों की कब्र को छोड़ करके अयत्र कहीं नहीं जाते हैं, अर्थात उनको पूजते हैं वो लोग, इसलिए चीन में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ये था जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या के महासमूह। बने रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।